चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी फाइनेंशियल स्टोरी की जो शायद सबसे दुस्साहसी और सबसे कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक है। सोचिए, एक स्टॉक ब्रोकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री पर सीधा रिश्वत का इल्जाम लगा रहा है। यहीं से शुरू होती है एक कहानी, बेहिसाब एम्बिशन की और उससे भी कहीं ज्यादा शॉकिंग डाउनफॉल की। लेकिन उस पल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा कि आखिर कैसे एक लोअर मिडिल क्लास लड़का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेताज बादशाह बन गया। उनका सफर देखिए, एक क्लर्क की नौकरी से शुरू हुआ, फिर जॉब छोड़कर स्टॉक मार्केट में उतरे। 1982 में तो सब कुछ गवा बैठे, दिवालिया हो गए, लेकिन फिर देखिए हार नहीं मानी, ब्रोकर बने और 1990 आते आते मुंबई के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीद लिया। क्या जबरदस्त वापसी थी। उनका रुतबा ऐसा था कि उन्हें बिग बुल कहा जाने लगा। आलम यह था कि अगर अफवाह भी उड़ जाए कि हर्षद मेहता किसी स्टॉक में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो बस वो स्टॉक आसमान छूने लगता था। लोग आंख बंद करके पैसा लगा देते थे। और ये रुतबा उनकी लाइफस्टाइल में भी दिखता था। सोचिए, उनके पर्सनल गराज में 29 लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। उस जमाने में ये बात किसी सपने जैसी थी। उनकी दरियादिली या कहिए कि उनकी शख्सियत का एक छोटा सा नमूना देखिए। जब अनिल अंबानी ने उनकी नई लेक्सस की तारीफ की तो हर्षद ने बस चाबियां पकड़ा दी और कहा, रख लीजिए। मतलब वो इस लेवल पर थे। तो बात सिर्फ अमीर होने की नहीं थी। 1992 तक वो भारत के सबसे बड़े सिंगल इनकम टैक्स पेयर बन चुके थे। टाटा और बिरला जैसे बड़े घराने भी उनसे पीछे थे। वो एक फाइनेंशियल आइकन बन गए थे। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा था। तो चलिए, अब कहानी के सबसे क्रूशियल हिस्से पर चलते हैं। वो इंजीनियस मगर गैर कानूनी तरीका जिससे हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम को अपनी मनी मशीन बना लिया था। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक बैंकिंग नियम से, जिसे कहते हैं SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीधा सा मतलब ये है कि बैंकों को अपने पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी सेफ चीजों में लगाना पड़ता था। ये नियम बैंकों को सिक्योर रखने के लिए बनाया गया था। अब बैंकों को भी कभी कभी थोड़े समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो इसके लिए एक सिस्टम था। एक बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर कुछ दिनों के लिए उधार ले लेता था और फिर ब्याज के साथ पैसे लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेता। सब कुछ बिल्कुल लीगल था। लेकिन देखिए, सिक्योरिटीज को फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाना बड़ा झंझट का काम था। तो इसका एक शॉर्टकट निकाला गया, बैंक रसीद या BR। ये बस एक रसीद होती थी जो कहती थी कि हाँ, हमारे पास दूसरे बैंक की सिक्योरिटीज रखी हैं। ये एक तरह से बैंकों के बीच भरोसे का एक कागज था और बस इसी भरोसे का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। तो फर्क समझिए, एक असली बैंक रसीद के पीछे सच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती थी, वो एक पक्का वादा था। लेकिन हर्षद ने क्या किया, उसने कुछ छोटे बैंकों के करप्ट अधिकारियों के साथ मिलकर नकली बैंक रसीदें बनवानी शुरू कर दी। ये सिर्फ कागज के टुकड़े थे जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये एक खोखला वादा था, एक धोखा। तो पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, हर्षद छोटे बैंकों से ये नकली BRs बड़े बैंकों को दिलवाता। बड़े बैंक को लगता कि ये एक सिक्योर डील है और वो पैसा उधार दे देते। लेकिन ये पैसा उधार लेने वाले बैंक के पास नहीं जाता था, बल्कि सीधा हर्षद मेहता के पर्सनल अकाउंट में चला जाता था। फिर वो इस पैसे से स्टॉक मार्केट में जमकर पैसा लगाता, शेयरों के दाम आसमान पर पहुंचाता और फिर उन्हें बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाता। और इससे पहले कि किसी को शक हो, वो ओरिजिनल पैसा बैंक को लौटा देता और सारा का सारा मुनाफा अपनी जेब में रख लेता। ये एक अंतहीन मनी मशीन थी और इसका असर जबरदस्त। अप्रैल 1991 में जो सेंसेक्स 1200 पर था, वो अप्रैल 1992 तक 4467 पर पहुंच गया। मतलब एक साल में 3 गुना से भी ज्यादा की उछाल। ये सब इसी डाइवर्टेड पैसे का कमाल था जिसने मार्केट में एक बहुत बड़ा बबल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलबुले को एक दिन फूटना ही होता है। और इस कहानी का पर्दाफाश हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रूटीन इंटरनल चेकिंग से। हुआ ये कि SBI के एक ऑडिट में पता चला कि उनके खजाने से लगभग 574 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गायब हैं। जी हाँ, बस गायब। जब जांच हुई तो धीरे धीरे सारे तार एक ही नाम से जुड़ते चले गए, हर्षद मेहता।
और फिर एक विसल ब्लोअर ने ये खबर पत्रकार सुचेता दलाल तक पहुंचा दी। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन छपी। इसमें नाम तो नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। और बस यहीं से ये घोटाला पब्लिक के सामने आ गया। इस खबर के आते ही मार्केट में भूचाल आ गया। जो सेंसेक्स 4,467 के शिखर पर था, वो कुछ ही महीनों में गिरकर 2,600 पर आ गया। लाखों छोटे इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। इसके बाद जो हुआ वो तेजी से हुआ। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, संपत्तियां जब्त कर दी गईं और आखिरकार 4 जून 1992 को बिग बुल हर्षद मेहता और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई। घोटाले में उनका रोल तो साफ था, लेकिन फिर भी हर्षद मेहता की लेगेसी आज भी लोगों को 2 हिस्सों में बांटती है। सवाल ये है कि वो हीरो थे या विलेन। देखिए, एक नजरिया तो ये है कि वो एक घोटालेबाज थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए सिस्टम की खामियों का इस्तेमाल किया और देश के लाखों लोगों की बचत से जुआ खेला। एक अपराधी जिसने कानून तोड़ा। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। कुछ लोग उन्हें एक विजनरी मानते हैं, एक आम घर का लड़का जिसके पास एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल दिमाग था, जिसने एक ऐसे सिस्टम के लूपहोल्स को दुनिया के सामने रखा जो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता था। उन्हें लगता है कि वो तो एक बलि का बकरा थे। उस सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर्षद मेहता की बाकी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्करों में ही बीती। उन पर 27 आपराधिक मामले चल रहे थे और 31 दिसंबर 2001 को हिरासत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये कोर्ट शायद उनकी कहानी का सार बताता है। कई लोग मानते हैं कि वो एक ऐसे सिस्टम का शिकार थे जो एक आम इंसान को बड़े सपने देखने ही नहीं देता, और जब रास्ते सीधे ना हो तो शायद इंसान टेढ़े रास्ते अपना लेता है। यही टकराव उन्हें आज भी इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर बनाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हर्षद मेहता एक माहिर धोखेबाज थे, या फिर वो बस एक खराब सिस्टम की पैदाइश थे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लूप होल्स थे और कोई ना कोई उनका फायदा उठाने वाला था ही।